हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आज आप सभी के लिए बिहार समग्र किताब का नेक्स्ट चैप्टर मिथिला या मधुबनी पेंटिंग लेकर के आया हूँ, जो आपको बीपीएससी के मेंस में, पीटी में और सीटीपीओ के भी पीटी और मेंस में आपको काम देगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिथिला या मधुबनी पेंटिंग बिहार में कला संस्कृति की आधुनिक परंपरा में मधुबनी पेंटिंग का स्थान अग्रिम पंक्ति में है, किंतु यह पेंटिंग कितने दशक पुरानी है इसका कोई सही निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है। हालांकि इस पेंटिंग का पहला साक्ष्य विद्यापति की कीर्ति पताका से मिलता है। वस्तुतः बहुत पहले से ही यह लोक कला के रूप में मिथिलांचल के घर आंगन में देखने को मिलती रही है, जिसमें महिलाओं की पूर्ण भागीदारी रही है। फिर भी नरेंद्र कुमार कर्ण, अरुण कुमार यादव और शिव पासवान आदि चित्रकारों ने महिलाओं के क्षेत्र को चुनौती देने का प्रयास किया है। यह कला मिथिला के मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया आदि जिलों के समस्त लोक जीवन की कला है। हालांकि हाल के दिनों में इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी खूब मिली है। मधुबनी पेंटिंग 3 प्रकार की होती है: भित्ति चित्र, अरिपन तथा पट्ट चित्र। भित्ति चित्र के 3 रूप देखे जा सकते हैं। प्रथम, गोसनी के घर की सजावट। दूसरा, कोहबर घर की सजावट। तीसरा, कोहबर घर के नोनिया या कोनिया की सजावट। भित्ति चित्र के प्रथम रूप के तहत गोसनी के घर की सजावट के चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवारों का मुख्य योगदान है। धार्मिक चित्रण में निम्नलिखित देवी देवताओं का चित्रण अधिक होता है, जैसे दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, दशावतार, सरस्वती आदि। इन चित्रों के दार्शनिक तथ्य से लोक जीवन सतत उद्वेलित होता रहता है, जो लौकिक एवं परलौकिक जीवन परंपरा का द्योतक है। भित्ति चित्र के दूसरे रूप के अंतर्गत कोहबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। कोहबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोहबर घर के बाहर रति एवं कामदेव के चित्र एवं अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों की आकृति बने होते हैं। भित्ति चित्र के तीसरे रूप के अंतर्गत कोहबर घर के कोनिया या की सजावट भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत कोहबर घर के चारों कोनों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रतीक के रूप में होती है, जिसमें केला मांसलता के प्रतीक के रूप में, मछली कामोत्तेजक प्रतीक के रूप में, सिंह शक्ति के रूप में, सुग्गा कामवाहक प्रतीक के रूप में, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में, बांस वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में, कमल का पत्ता स्त्री प्रजननेंद्रिय के रूप में, हंस मयूर शांति के प्रतीक के रूप में और सूर्य चंद्र दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में चित्रित किए जाते हैं। अरिपन यानी भूमि चित्रण बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरिपन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। यह आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र होते हैं। यह 18 पुराणों एवं अन्य शास्त्रों के गूढ़ तत्वों पर आधारित है। इन चित्रों को बनाने में कूटे हुए चावल का पानी और उसे रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की 5 श्रेणियां हैं: मनुष्य और पक्षी के चित्र, दूसरा फूल पेड़ और फलों के चित्र, तीसरा तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र, चौथा
देवी देवताओं के चित्र और 5वां स्वास्तिक दीप आदि के चित्र। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों से संबंधित प्रसंग में अरिपन के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। जैसे अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए गए अरिपनों में ज्यामितीय आकारों, विशेषकर त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का अधिक प्रयोग होता है। विवाह और उत्सवों के अवसर पर पत्तियों के आकार का सर्वाधिक उपयोग होता है। इस प्रकार यह लोक कथाओं की भांति विभिन्न पर्व, अनुष्ठानों, त्योहारों, विवाह, यज्ञोपवीत एवं धार्मिक अवसरों से अभिन्न रूप से जुड़े रहते हैं। पट्टचित्र। मधुबनी चित्रकला में पट्टचित्रों को भी अपनी विशेषता है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल की पट्टचित्रकला से हुआ है। मधुबनी चित्रकला की कुछ शैलीगत विशेषताएं हैं। मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं को सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। जैसे अगर किसी पक्षी का चित्र बनाना है तो उसका आकार ऐसा बनाया जाता है कि बस जान पड़े कि कोई पक्षी है। अगर किसी आदमी का चित्र बनाना है तो उसके शारीरिक सौंदर्य एवं सौष्ठव पर ध्यान देने की अपेक्षा पुरुष अथवा स्त्री के व्यवसाय, गुण एवं दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता के साथ दर्शाया जाता है। चित्र मुख्यतः दीवारों पर ही बनाए जाते हैं, मगर हाल में कपड़े और कागज पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका मुख्य कारण व्यावसायिक दृष्टिकोण है। चित्र अंगुलियों से या बांस की कूची से बनाए जाते हैं। चित्रों में लोक कला की ऊंची उड़ान, कला से गहरा भावनात्मक लगाव और सुंदर प्राकृतिक रंगों का विशेष प्रयोग आकर्षण प्रदान करता है। रंगों की विशिष्टता इस शैली का दूसरा पक्ष है। अभी भी यह चित्रकला प्राकृतिक रंगों में कायम है। इसमें प्रयोग होने वाले प्रमुख रंग हैं हरा, पीला, लाल, नीला, काला, केसरिया, नारंगी, बैंगनी आदि। प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग काजल और जौ को जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग चूना एवं बेर के पत्तों का दूध मिलाकर के बनाया जाता है। नारंगी रंग पलाश के फूलों से बनाया जाता है। लाल रंग कुसुम के फूलों से अथवा शहतूत के फूलों से बनाया जाता है। हरा रंग सीम के पत्तों से बनाया जाता है एवं सफ़ेद रंग चावल या उड़द की दाल से बनाया जाता है। चित्रण में रंगों का समायोजन उल्लेखनीय है। पीला रंग धरती, उजला रंग पानी, लाल रंग आग, काला रंग वायु और नीला रंग आकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पीला रंग, उजला रंग, धरती, पानी, आग, वायु और आकाश, ये पंच तत्व हैं। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नभ, ये पंच तत्वों का 5 रंग से है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। विगत वर्षों में इस शैली के चित्रों की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ इसका व्यवसायीकरण भी हुआ है। इस शैली के मुख्य कलाकारों में पद्मश्री श्रिया देवी, कौशल्या देवी, बुआ देवी, हीरा देवी, कर्पूरी देवी, उर्मिला झा, सावित्री देवी, पूना देवी, त्रिवेणी देवी, जानकी देवी, त्रिपुरा देवी, श्यामा देवी, सीता देवी, शांति देवी, भगवती देवी, मैना देवी आदि के साथ साथ चंद्रकला देवी तथा महासुंदरी देवी जी को पद्मश्री मिला है 2010 में, का नाम उल्लेखनीय है। इस शैली के चित्र स्वर्ण जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बे में भी है। राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर भी लगा हुआ है। पटना रेलवे स्टेशन पर भी लगा हुआ है और पटना शहर के मुख्य दीवारों पर भी मधुबनी पेंटिंग की गई है। पटना गंगा रिवर फ्रंट पर तथा मधुबनी रेलवे स्टेशन की पूर्वी दीवारों पर भी
मधुबनी पेंटिंग हमें मिलती है। चित्रकला को विश्व ख्याति दिलवाने का श्रेय श्री भास्कर कुलकर्णी, श्री ललित नारायण मिश्र तथा उपेंद्र ठाकुर को दिया जाता है। बिहार में मधुबनी पेंटिंग के प्रमुख केंद्र हैं मधुबनी, सिमरी, लहरियासराय, दरभंगा, भवानीपुर इत्यादि। ये सभी केंद्र मिथिलांचल के मध्य में पड़ते हैं। मधुबनी चित्रकला की सर्वप्रथम प्रदर्शनी 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में लगाई गई थी, किंतु उस समय वह ख्याति नहीं प्राप्त कर सकी। किंतु इस चित्रकला को पहली बार 1967 ईस्वी में मिली। 1967 ईस्वी में नई दिल्ली में इस पेंटिंग की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिससे तुरंत यह चित्र शैली देश विदेश में चर्चित हो गई। इसके बाद आए दिन विदेशों में मधुबनी चित्रकला की लगातार प्रदर्शनियां आयोजित की जाती रही है। शशिकला देवी एवं कर्पूरी देवी के चित्रों की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। जापान के तोकामाची सिटी में एक जापानी व्यक्ति हांसे गावा द्वारा मिथिला पेंटिंग का संग्रहालय बनाया गया है, जहां मिथिला के दुर्लभ चित्रों को संकलित किया गया है। जर्मनी की शोधकर्ता एरिक स्मिथ ने भी इस चित्रकला पर शोध कार्य किया है। अमेरिका के रेमंड्स का भी मिथिला चित्रकला के अर्थतंत्र में बड़ा योगदान है। इन दिनों इस कला को अधिक से अधिक व्यापारोन्मुख बनाने के लिए पुरानी चित्र शैली में कुछ नवीनता के पुट भरने का भी प्रयास किया जा रहा है। फलतः मधुबनी पेंटिंग की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और यह व्यावसायिक रूप लेती जा रही है। परिणाम स्वरूप आजकल मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादातर बाजारू रंग जैसे पोस्टर रंग और अवरोधक रंग यानी काला प्रयुक्त होने लगा है। आज इसकी लोकप्रियता के ही कारण विदेशी मधुबनी पेंटिंग खरीदने के लिए उन गांवों तक पहुंच रहे हैं जहां इसे बनाया जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि मिथिला की इस लोक चित्रकला में न केवल मिथिला बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतिबिंब झलकता है। ये चित्र जीवन की कविता के दृश्यमान उपादान है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस प्राचीन एवं सनातन कला को मिथिलावासी धरोहर के रूप में आज भी जीवित रखे हुए हैं। सही मायने में यह कला परंपराओं का एक सम्मिश्रण है, जो वंश परंपरा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में हस्तांतरित होती रही है। यह सही है कि इसमें व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति के कारण कुछ गिरावट आई है तथा कुछ गैर कलाकार भी आर्थिक लाभ के लिए चित्र बनाने लगे हैं, किंतु इसके व्यवसायीकरण का एक लाभ जरूर हुआ है कि यह कला अब देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर रही है। तो ये हमारा आज का टॉपिक मिथिला या मधुबनी पेंटिंग कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।